Acer Aspire 7 2024 हर साल BBD सेल में एक नया Aspire ये लॉन्च करते हैं। इस बार भी इन्होंने लॉन्च कर दिया और भाई ये Aspire इतने बढ़िया प्राइस पे है ना, 57,990 पे 3050 वाला, इसके ऊपर कार्ड ऑफर बैंक ऑफर अलग से, एंड 49,990 पे 2050 वाला 4GB एंड 3060 6GB है। एंड भाई ये 13 जनरेशन H सीरीज के प्रोसेसर के साथ है, साथ में हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, वो 60 हर्ट्ज वाला कोई पैनल नहीं है, प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप ये इन्होंने निकाला है। एंड लैपटॉप भाई बहुत सही है अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से। कुछ छोटी मोटी चीजें ऊपर नीचे जो सारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड यस, जितनी भी हमने लिस्टिकल वीडियोस बनाई है उसके अंदर इसको जरूर रखा भाई, बिल्कुल रिकमेंडेड वाला है। एंड इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, अगर आपने बाइंग चॉइस बना ली होगी या बनाने की सोच रहे होंगे तो वो क्लियर आंसर आपको मिल जाएगा। एंड डब्बा नहीं खोल रहे, यहाँ पे हमारे को डब्बे में से एक लैपटॉप मिल जाएगा जैसा टिपिकल एस्पायर होता है वैसा ही, और साथ में 150 वॉट का पावर अडाप्टर और एक पावर कॉर्ड तो मिल ही जाती है। तो यहाँ पे लैपटॉप हमारे को कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है। टॉप लिड हमारी बिल्कुल प्लेन है, एसर की ब्रांडिंग है, एंड टॉप लिड फ्लेक्स हमारे को थोड़ा बहुत मिलता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, एक हाथ से लिड आराम से ओपन हो जाती है। एंड मैक्सिमम ये हमारी कुछ 110-120 डिग्री तक जाती है, और कुछ इतना स्क्रीन वॉबल हमारे को मिलता है जो नॉर्मली एसर एस्पायर में मिलता है, ना ज्यादा ना कम। एंड यहाँ आप कीबोर्ड फ्लेक्स देख सकते हो, थोड़ा बहुत हमारे को मिलता है, और अंदर से वही अपनी टिपिकल एस्पायर वाली लुक मिल जाएगी। पीछे से लैपटॉप कुछ ऐसा मिल जाता है हमारे को। एंड एस्पायर सीरीज का जो हाईलाइटिंग पार्ट होता है वो इसका वेट होता है 2.1 kg के आसपास। ये वाला वेरिएंट है, 3050 वाला है। वैसे ब्रांड ने 1.99 kg मेंशन किया है, हो सकता है वो 2050 वाले का वेरिएंट हो, तो मतलब हल्का लैपटॉप। ऑब्वियसली गेमिंग लैपटॉप्स 2.4-2.5 kg होते हैं। एंड अगर आप चार्जर भी इंक्लूड कर दोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 2.7 kg के आसपास वेट आता है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि टिपिकल गेमिंग लैपटॉप से हल्का गेमिंग लैपटॉप है, थिन गेमिंग लैपटॉप वाले सेगमेंट में आता है, जैसे इनकी नाइट्रो V सीरीज हो गई, कुछ वैसा। और अगर करते हैं तकनीकी बातें, इंटेल Core i5 13420H प्रोसेसर मिलता है, जो हमारा 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 4 P कोर्स है, 4 E कोर्स है, अच्छा खासा प्रोसेसर है। RTX 3050 6GB हमारे को मिलेगा इसके अंदर, 75 वॉट TGP वाला, एंड 75 वॉट TGP में बिल्कुल ऑप्टिमम 3050 अपनी परफॉर्मेंस निकाल देता है 6GB में। गेम टेस्ट में आके देख ही लेना। एंड साथ में अच्छी बात 16GB रैम मिलती है, लेकिन DDR4 सिंगल चैनल में, यहाँ पे डुअल चैनल में होती तो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती। बट एक मैं कहूंगा अच्छी बात भी है, यहाँ पे एक स्लॉट फ्री मिलता है। तो मैं आपको पहले ही दिन बोलूंगा कि आप 16 की 2 स्टिक लगवा लेना, ताकि आप बेटर परफॉर्मेंस निकाल पाओ। लेकिन जिन ऑडियंस को टारगेट करता है ना, वो इन सब चक्करों में जल्दी से पड़ते नहीं है। तो 16GB जो सिंगल चैनल है ना, उसी के हिसाब से आपको गेमिंग की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा मैं इस लैपटॉप की। और 13 जनरेशन प्रोसेसर होते हुए भी DDR5 नहीं है, सस्ता होने का ये भी एक रीजन है कि DDR4 रैम के साथ आता है। वरना 13 जनरेशन में जैसे नाइट्रो V देख लो आप, DDR5 रैम के साथ आता है, तो वो एक चीज थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। ऑब्वियसली फिर वो महंगा भी है। एंड 512GB की Gen 3 SSD इसके अंदर हमारे को मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो। एंड 2 SSD के फुल साइज वाले स्लॉट मिलते हैं इसके अंदर, 2280 साइज वाली। एंड पर स्लॉट वैसे मेंशन नहीं किया ब्रांड ने, 2 TB पर स्लॉट ये अपग्रेड हो जाना चाहिए। एंड ये स्लॉट हमारे Gen 3 वाले ही हैं, Gen 4 में आप अपग्रेड नहीं कर सकते। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 एंड MS ऑफिस आपको इसके साथ नहीं मिलेगा, इस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलेगा। वैसे एसर के महंगे लैपटॉप में भी नहीं मिलता। उसके बाद आती है भैया परफॉर्मेंस वाली बातचीत। सबसे पहले बेंचमार्क के नंबर्स पे नजर डाल लो। Cinebench R23 का स्कोर ये रहा, आराम से अपना 10,000 मल्टी कोर एंड 1500 के आसपास सिंगल कोर मिल गया। और उसके बाद Geekbench 6 के नंबर्स आप देख सकते हो, जैसे 13420H से बेंचमार्क के नंबर निकलने चाहिए CPU के, वैसे ही निकल के आ रहे हैं। और ये रहा Cinebench 2024 का बेंचमार्क। उसके बाद हमने Geekbench 6 का OpenCL निकाला, जो GPU के लिए होता है, 61,800 के आसपास स्कोर निकल गया। और ये रहा हमारा Geekbench का AI वाला बेंचमार्क। और उसके बाद ये रहा हमारा 3D Mark Time Spy, जिसके नंबर ठीक ठाक निकल के आ गए इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। एंड PC Mark 10 के अंदर भी भाई 5000 प्लस, जो कि अच्छा नंबर है। एंड हमने VR मार्क का बेंचमार्क भी निकाला, ठीक ठाक स्कोर निकाल के देगा। यानी कि कभी आपको VR वाली गेमिंग करनी है इस लैपटॉप पे तो आप कर पाओगे VR हेडसेट लगा के। हमने VR हेडसेट का रिव्यू बना रखा है, देखना उसको जाके जरूर। और ब्लेंडर बेंचमार्क निकाला GPU के लिए, 1151 के आसपास स्कोर निकल गया है। और नया बेंचमार्क जैसे कि हमने ऐड कर लिया एडिटिंग वालों के लिए, Puget बेंचमार्क है, जिसका फोटोशॉप में स्कोर 4900 के आसपास निकल गया, यानी कि फोटोशॉप चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद वीडियो एडिटिंग यानी कि प्रीमियर प्रो में 4400 के आसपास स्कोर निकल गया। आराम से इसके अंदर आप 1080p टू 4K लेवल वाली वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। 4K ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की नहीं, बट 1080p वाली तो आराम से बढ़िया हो जाएगी। और जो डाविंची का स्कोर निकला 4000 के आसपास निकला, यानी कि आराम से डाविंची भी आप इसके अंदर चला पाओगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ये नंबर्स और ज्यादा इंक्लूड हम करेंगे अलग अलग लैपटॉप्स के अंदर, तो आपको नंबर से थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्टिव टास्क में लैपटॉप कहां स्टैंड करता है कंपैरिजन के लिए। और इसी प्राइस पॉइंट के आसपास में जो कंपेटिटिव प्रोसेसर्स आते हैं इन लैपटॉप्स के अंदर, उससे अगर कंपेयर करना हो CPU कितना पावरफुल है कितना नहीं, आपके सामने ग्राफ आ रहा होगा, उससे आप चेकआउट कर सकते हो कि भाई ये वाला CPU कहां स्टैंड करता है। जो हमारा i5 12500H है ना, वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। बाकी इसके स्कोर जो है ना 12450 जो ALG वाला है उससे बेटर मिलता है। बाकी 11 जनरेशन से ऑब्वियसली बेटर है। एंड AMD Ryzen 5 7000 सीरीज से भी ये बेटर परफॉर्म करता है, मल्टी कोर में भी एंड सिंगल
डुअल कोर में भी। एंड अगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हमने इसके अंदर 4K वीडियो एडिटिंग करी थी, जिसके अंदर हम मल्टीलेयर वाली एडिटिंग करते हैं। भाई इनिशियल लेवल तक तो बढ़िया चलती है, लेकिन ज्यादा जैसे हम इफेक्ट्स या ट्रांजिशन या लेयर्स ऐड करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे को लैग स्टटर मिलता है, क्योंकि हम 4K 60 FPS की फुटेज रिकॉर्ड करते हैं। आप या तो प्रॉक्सी बना लो या लोअर रेजोल्यूशन में टाइमलाइन को रेंडर करो, तो ये आराम से काम करवा देता है। वीडियो एडिटिंग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फोटोशॉप आपको चलाना वो आप चला सकते हो, कोडिंग आपको करनी है कोई दिक्कत नहीं आएगी। म्यूजिक प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर चलाने हैं, सीपीयू इतना कैपेबल है, हैंडल कर लेगा। और बाकी डे टू डे टास्क हो गए, मल्टीटास्किंग होगी, उसके अंदर तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है। गेमिंग लैपटॉप ये सारे काम करवा ही देते हैं। मेनली क्वेश्चन आता है 3D वाले टास्क का, जो जीपीयू इंटेंसिव टास्क होते हैं, मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह, उसके अंदर मैं कहूंगा बिल्कुल एंट्री लेवल वाले टास्क आप कर सकते हो। अब इनका डिफाइनिंग का कोई नंबर नहीं है, मतलब किस टाइप का आपका काम है, कैसे टेक्सचर्स है, कितनी लेयर्स पे आप काम कर रहे हो, वो सब मैटर करता है। 3056 GB इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मिंग नहीं है जीपीयू के मामले में, लेकिन जिस प्राइस पे लैपटॉप आता है उसमें मतलब जिन लोगों को चाहिए वो काम ये करवा देगा। जितना ज्यादा फिर एडवांस होगा तो फिर नाइट्रो वी, प्रेडेटर और खर्चे करने पड़ते हैं भाई। और लैपटॉप की एक्सट्रीम टेस्टिंग हमने करी। प्राइम 95 को 1 घंटे के लिए चला के रखा। यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर्स हमारे 100 डिग्रीज तक गए, लेकिन एवरेज 93 तक आ गए थे। उसके अंदर क्लॉक स्पीड्स भी ज्यादा ड्रॉप नहीं हुई, 4.4 गीगाहर्ट्ज तक तो गई, बाद में 3.3 गीगाहर्ट्ज का एवरेज आ गया था, जो कि काफी सही है। और ये भाई 1 घंटे का एक्सट्रीम 100% लोड का टेस्ट होता है, तो ये आप नहीं करने वाले। हम स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं कि लैपटॉप बंद तो नहीं हो रहा, लैपटॉप क्रैश तो नहीं हो रहा, ब्लू स्क्रीन का इशू तो नहीं आ रहा, तो वो सब हमारे को इसके अंदर नहीं आया। देन हमने जीपीयू को भी 100% लोड पे डाला, फर्म आर्क चला के। यहाँ पे हमारे जीपीयू का टेम्परेचर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 डिग्रीज गए और एवरेज 78 के आसपास निकल गया। तो यहाँ पे थर्मल्स में कहूंगा लैपटॉप के अच्छे साइड है। बाकी हमने गेम टेस्ट करे हैं इसके अंदर, देख लो वहां पे थर्मल्स की कैसा परफॉर्म कर रहा है लैपटॉप रियल लाइफ यूज केस में। फिर लैपटॉप की आगे बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वैलोरेंट टेस्ट किया एंड 13420H के हिसाब से वही हमारे को 180-190 FPS मिल रहा है। डेफिनेटली इससे ज्यादा FPS मिलते हैं अगर डुअल चैनल में रैम होती, बट वही बात है, जैसे लैपटॉप आपके घर पे आएगा आउट ऑफ द बॉक्स जैसी परफॉर्मेंस मिलेगी वैसी ही परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड सीपीयू टेम्परेचर आप देख सकते हो 40 वॉट के आसपास पावर ड्रॉ कर रहा है एंड अंडर 85 डिग्रीज टेम्परेचर है अभी। बाकी आगे देखते हैं भी और गेम टेस्ट करते हैं, लगातार हम 6-7 घंटे गेम टेस्ट करते हैं। एंड CS2 में वेरी हाई सेटिंग्स पे 120-130 FPS मिल रहा है। नेटिव रेजोल्यूशन है 1080p जो हमारे लैपटॉप का है, और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने। यहाँ पे टेम्परेचर 90 तक टच होने शुरू हो चुके हैं। उसके बाद हमने GTA 5 टेस्ट किया एंड GTA 5 में आराम से हमारे को 100 FPS के आसपास मिल रहा है वेरी हाई सेटिंग्स पे। एंड आप टेम्परेचर अगर देखोगे ना, यहाँ पे जैसे वॉटेज 40 प्लस जाती है तो 90 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जाता है। जैसे कि वॉटेज हमारे 40 से नीचे जाती है तो हमारे टेम्परेचर कंट्रोल हो जाते हैं। तो आप चाहो तो उसके अंदर अंडर वोल्टिंग वगैरह कर सकते हो, थोड़े से टेम्परेचर वगैरह अगर आपको मैनेज करने हो। उसके बाद हमने एल्डन रिंग ट्राई किया। यहाँ पे हमारे जो FPS है 50-55 के आसपास आ रहे थे, बढ़िया प्लेबल गेम प्ले। एंड यहाँ पे जैसे कि हमारी वॉटेज कंट्रोल्ड है तो सीपीयू के टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड है, बिलो 90 और ऑलमोस्ट 90 के आसपास है। एंड यस, रूम टेम्परेचर 26-27 के आसपास है। बाकी आप किस सिटी में रहते हो, वहां पे कितने टेम्परेचर्स रहते हैं वो चीज आप देख लेना। उसके बाद RDR2 टेस्ट किया। जैसे RDR2 में सीपीयू ज्यादा पावर ड्रॉ नहीं करता, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से अंडर 80 डिग्री टेम्परेचर है। FPS बढ़िया निकल के आ रहे हैं 3056 GB के हिसाब से। वॉटेज प्रॉपर्ली पुश कर रहा है हमारा 3050। उसके बाद साइबरपंक टेस्ट किया अल्ट्रा सेटिंग्स पे एंड आराम से बढ़िया 45-55 FPS मिल गए दोनों सिनेरियोज में। रे ट्रेसिंग ऑफ पे, DLSS क्वालिटी पे था। फिर उसके बाद दोबारा से टेस्ट किया, लेकिन हमने रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा रखी थी। एंड मैं कह सकता हूँ भाई DLSS क्वालिटी लगाने के बाद ठीक ठाक लेवल FPS मिल रहा है। आप अल्ट्रा की जगह हाई या मीडियम सेटिंग्स पे खेलोगे तो आपको और बेटर FPS मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे भी सीपीयू का टेम्परेचर थोड़े कंट्रोल साइड है, बिकॉज हमारा सीपीयू ज्यादा वॉटेज ड्रॉ नहीं कर रहा। फिर हमने टेस्ट किया गोस्ट ऑफ सुशीमा एंड यहाँ पे हमारे को वेरी हाई सेटिंग्स पे इस लैपटॉप के अंदर 40 एवरेज FPS मिल गए थे। DLSS क्वालिटी से 2-4-5 FPS का फर्क पड़ता है, इतना ज्यादा नहीं, बट यस ओवरऑल प्लेबल FPS मिल रहा है। 16 GB रैम का बेनिफिट तो मिल रहा है, बट अगर डुअल चैनल में होती तो और ज्यादा बेनिफिट मिलता। और भाई गोस्ट ऑफ सुशीमा वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल गेम्स मेरे को लगा, जो मतलब पीसी पे लॉन्च हुआ है आफ्टर प्लेस्टेशन। उसके बाद हमने टेस्ट किया द लास्ट ऑफ अस एंड यहाँ पे 1080p हाई सेटिंग्स पे रखा। DLSS ऑन ऑफ का सिनेरियो है और अच्छे प्लेबल FPS मिल रहा है, खेल सकते हो ये गेम भी इसके ऊपर। उसके बाद हॉगवर्ट्स लेगेसी अल्ट्रा सेटिंग्स पे आप आराम से खेल सकते हो DLSS लगा के, और रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे है। ध्यान रखना अगर आप रे ट्रेसिंग ऑफ करोगे, सेटिंग्स कम करोगे, डेफिनेटली बेटर FPS आप निकाल सकते हो। देन होराइजन फॉरबिडन वेस्ट टेस्ट किया। ये वही है, इसका हमेशा से सेम सा ही हाल रहता है, ये थोड़ा इतना ऑप्टिमल परफॉर्म नहीं करता, बट यस वेरी हाई है। आप चाहो तो सेटिंग्स कम करके खेल पाओगे, बट यस गेम तो चल जाएंगे सारे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक मिथ वुकोंग टेस्ट किया हाई सेटिंग्स पे, DLSS ऑफ है और एक तरफ क्वालिटी पे, एंड हमारे को प्लेबल FPS नहीं मिले क्योंकि भाई बहुत डिमांडिंग गेम है। और उसके बाद हमने उसको ना लो सेटिंग्स पे टेस्ट किया, बट यस लो सेटिंग्स पे आपको अच्छे FPS मिलेंगे। तो थोड़ी बहुत सेटिंग्स आपको ट्वीक करनी पड़ेगी, आप उसके बाद गेम खेल पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। डिपेंड करता है आपको कैसी ग्राफिक सेटिंग पे खेलना है, बट जिस प्राइस पे लैपटॉप आता है उस हिसाब से बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। जैसे कि रैग्नारॉक में देख लो, हाई सेटिंग्स पे हमारे को अच्छे 45-55 FPS मिल गए दोनों सिनेरियोज में। देन हेलब्लेड 2 चलाया हमने, बहुत डिमांडिंग गेम है, यहाँ पे लो सेटिंग्स पे चलाया, तब जाके हमारे को 40-50 FPS मिले दोनों सिनेरियोज में, DLSS ऑन या ऑफ में। उसके बाद एलन वेक 2
चलाया हाई सेटिंग्स पे 25-35 FPS निकाल के देगा। प्लेबल FPS है DLSS लगाने के बाद, लेकिन अगर आप रे ट्रेसिंग ऑन कर देते हो तो ऑब्वियसली भाई आप मना कर देता लैपटॉप बिल्कुल ही। तो ओवरऑल इस लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस को अगर कंक्लूड करते हैं, लो टू मीडियम सेटिंग्स पे सारे AAA टाइटल्स आप खेल सकते हो प्लेबल FPS पे, कोई टाइटल्स हाई सेटिंग्स पे भी चल जाते हैं। एंड फ्यूचर टाइटल्स के लिए भी मैं कह सकता हूं आने वाले कुछ सालों तक आराम से लो मीडियम हाई सेटिंग्स पे सारे गेम से खिलवा देगा। बाकी GTA 6 की अगर उम्मीद है तो भैया वेट करो, फिर देखते आएगा तो तब देखेंगे। और छेदों के मामले में भाई साहब राइट साइड में हमारे को RJ45 लैन पोर्ट मिलता है, USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट मिलता है, लेकिन ये जो टाइप सी पोर्ट है ना ही इससे कोई पावर डिलीवरी का सपोर्ट है ना ही डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट है, सिर्फ और सिर्फ फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर वाला टाइप सी पोर्ट है। आज की डेट में 2024 के हिसाब से अगर PD मिल जाती ना तो सोने पे सुहागा हो जाता, क्योंकि थिन एंड लाइट लैपटॉप के साथ अगर एक छोटा मोटा चार्जर टाइप सी वाला लेके हम घूमते फिरे, ज्यादा हाई एंड टास्क ना करना हो तो बहुत अच्छी चीज हो जाती। ये मेरे को एक ड्रॉबैक की तरह लगा। और साथ में लेकिन एक अच्छी चीज भी है, माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है जिसके अंदर हमने 1 TB तक का SD कार्ड लगाया था, फास्ट स्पीड वाला आराम से चल रहा था। और ये SD कार्ड एज एन एक्सपेंशन यूज हो सकता है, जैसे SSD आपको अपग्रेड नहीं करनी, आपको डेटा स्टोर करना है, कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए, बड़ी बड़ी फाइल्स हो गई, कोई भी पढ़ाई लिखाई का मटेरियल हो गया, तो SD कार्ड में आप स्टोर कर सकते हो। यही SD कार्ड हमारे हैंडहेल्ड्स वगैरह में भी लगते हैं, तो लोग गेम्स भी खेलते हैं इसमें डाल के। और लेफ्ट साइड में हमारे को एक USB 3.2 टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा, एक USB 2.0 का टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, और माइक्रोफोन और हेडफोन का अलग अलग जैक यहाँ पे हमारे को मिलता है, जो कहीं कहीं ठीक भी है, कहीं कहीं नहीं भी है। कहीं कहीं जगह स्प्लिटर की जरूरत पड़ती है माइक चलाने के लिए हेडफोन में, तो वहां पे हमारे को अलग से खरीदना पड़ता है, इसमें नहीं खरीदना पड़ेगा। ये सब्जेक्टिव चीज है। और बाकी छेदों का प्रबंध भैया लैपटॉप के पीछे भी है। यहाँ पे हमारे को एक USB Type-C 3.2 वाला पोर्ट मिलता है, इसमें भी नो PD, नो डिस्प्ले आउटपुट, ओनली फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर। साथ में हमारे को HDMI 2.0 का पोर्ट मिल जाता है, मैक्सिमम 4K 60 हर्ट्ज तक आप आउटपुट ले सकते हो। और HDMI का आउटपुट हमारे को Intel UHD से मिलता है, ग्राफिक्स कार्ड से नहीं मिलता। और एक साथ में मिनी DP पोर्ट भी मिलता है, जो कि काफी आउटडेटेड पोर्ट हो चुका है। अब ये लैपटॉप में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके लिए ना कन्वर्टर लेना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी बात है इस मिनी DP पोर्ट की, इसका आउटपुट हमारे को RTX 3050 से मिलता है, एंड मैक्सिमम 4K 30 हर्ट्ज तक चला, मतलब 1440 भी चलाओगे तो 60 हर्ट्ज एंड 1080 भी चलाओगे तो 120 हर्ट्ज तक का आउटपुट ये देगा, इन केस आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना हो गेमिंग वगैरह करने के लिए। और लास्टली हमारे को पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाता है। तो पोर्ट्स के मामले में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस USB 2.0 का पोर्ट एक क्यों है, आज की डेट में 3.1 3.2 एक मिनिमम स्टैंडर्ड हो चुका है, एंड Type-C PD, बस यही दो मेरे को थोड़ी कमियां लगी, बाकी तो ओवरऑल भरपूर है मामला। एंड यस, कोई भी मक स्विच नहीं है इस लैपटॉप के अंदर। मक स्विच जिसको नहीं पता क्या होता है, हम इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट eGPU iGPU में शिफ्ट कर सकते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस। लाइक ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो eGPU पे, ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो iGPU पे, वो फंक्शन इसके अंदर नहीं मिलता। बेसिकली वो फीचर आज की डेट में सारे लैपटॉप में मिल जाता है, बट वही बात है नाइट्रो V भी तो है इसके ऊपर, फिर वो उसके अंदर मिलता है। और यहाँ पे मिल जाता है हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड एंड सिंगल कलर RGB बैकलाइट कीबोर्ड है, मतलब कलर्स आप चेंज कर सकते हो, तो एक साथ पूरे कीबोर्ड में कलर चेंज होता है। इसके सॉफ्टवेयर में जाके आप कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। बाकी टाइपिंग एक्सपीरियंस ओके जैसे नॉर्मल कीबोर्ड होता है सीरीज का वैसे मिलता है, और व्हाइट आउटलाइनिंग टाइप हमारे को मिल जाती है। एंड ट्रैक पैड हमारे को अच्छा मिलता है, स्मूथ ट्रैक पैड चलाने में, फुली क्लिकेबल वाला है, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है। और अगर आपको इसके कीबोर्ड पे गेमिंग करनी है तो लगभग 7 to 8 आवर्स के गेमिंग सेशन के बाद हमने इसके कीबोर्ड के टेंपरेचर सेट करे थे। WASD के पास 34-35 डिग्री टेंपरेचर था, जो कि नॉर्मल वार्म सा फील होता है, ऐसा गर्म फील नहीं होता। यहाँ पे स्पेस बार के आसपास भी नॉर्मल वार्म सा फील हो रहा था 37 डिग्रीज के आसपास, लेकिन जो चिपसेट वाला एरिया ऑब्वियसली वो गर्म हो जाता है, 40 डिग्रीज के आसपास वहां पे टेंपरेचर पहुंच गया था। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसके कीबोर्ड पे गेमिंग करने में। देन आते हैं डिस्प्ले के ऊपर, वही हमारे को बेसिक डिस्प्ले मिलती है भाई, 1080p वाली IPS डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 16:9 वाली डिस्प्ले है। कलर गैमेट हमने टेस्ट किया था, 69% sRGB निकल गया, जो कि ठीक है कंपेयर टू अदर बजट वाले लैपटॉप्स। और बाकी कलर गैमेट्स वगैरह आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ब्राइटनेस हमने निकाली थी हमारी टेस्टिंग में 254 निट्स की निकल गया, यानी कि 250 निट्स वाली डिस्प्ले है। एंड ओवरऑल डिस्प्ले डिसेंट है, नॉर्मल OTT कंटेंट वगैरह देखना हो, गेम्स आप खेलते हो, ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एंड इस प्राइस पॉइंट पे ऐसी डिस्प्ले आती है। कलर ग्रेडिंग वाले टास्क अगर आप सोचोगे हम कर ले, वो आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको एक्सटर्नल मॉनिटर वगैरह लेना पड़ेगा। वैसे जिन यूजर्स के लिए बना हुआ है लैपटॉप, जिस काम के लिए है, अपना ऑफिस वाले काम करने हो, गेम वेम खेलने, उसमें डिस्प्ले डिसअपॉइंट नहीं करती। बट वही बात है, जो 100% sRGB वाले लैपटॉप्स आते हैं भाई, या फिर 100% DCI P3 वाला, तो बहुत एक्सपेंसिव रेंज होती है, 1-1 लाख से ऊपर आते हैं। एंड अगर आपको समझना है कि क्या डिस्प्ले में कितना डिफरेंस है, तो नियरेस्ट अपने किसी ऑफलाइन स्टोर पे जाओ, एसर स्टोर पे जाओ, और दो लैपटॉप्स को कंपेयर करके देखो कि भैया क्या sRGB क्या निट्स, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये नंबर है ना। आइडिया बढ़िया। चलो सब्सक्राइब करो इसी बात पे। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है, माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। यहाँ पे 720p वाला जैसा वेबकैम मिलना चाहिए वैसा ही है। माइक की क्वालिटी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। हेलो चेक 1 2 3। और हाँ, एक्सपोजर वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे एकदम मैनेज्ड है सब कुछ। स्पीकर अच्छे हैं, 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिलते हैं डाउन फायरिंग वाले। एंड स्पीकर की क्वालिटी लास्ट ईयर के एस्पायर से मेरे को थोड़ी बेटर लग रही है। लाउड है बट उतनी ज्यादा सेपरेशन सी फील नहीं होती, जो ऑब्वियसली थोड़े एक्सपेंसिव वाले लैपटॉप्स के अंदर फील होती है। बट यस, ओवरऑल आप आराम से कंटेंट वगैरह देखोगे या फिर कोई काम कर रहे होंगे तो स्पीकर डिसअपॉइंट नहीं करेंगे आपको। और ये लैपटॉप आता है 54 वॉट आवर की बैटरी के साथ। एंड 54 वॉट आवर से वही 2 घंटे 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेसिक यूसेज के अंदर डे टू डे टास्क कर लिए, मल्टीटास्किंग कर ली, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर ली। वैसे पहले 250 निट्स है तो ज्यादा कम नहीं कर पाओगे, 60-70%। कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ, एंड उसके अंदर 2 से 2.5 घंटे
का बैकअप आप निकाल सकते हो, बाकी ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। सो ये था इसका पूरा रिव्यू। एंड अगर कंक्लूड करते हैं इस लैपटॉप को तो भाई 57,990 में आता है। एंड इसी प्राइस पॉइंट पे इन्फिनिक्स का GT बुक भी आता है 57,990 का ही, वही 3056 GB सब कुछ है उसके अंदर। 12450H मिलता है, बाकी थोड़ी बहुत चीजों में ऊपर नीचे है। एंड ब्रांड वाली बात तो आ जाती है, एसर काफी पुराना है, इन्फिनिक्स इतने ज्यादा टाइम से नहीं है मार्केट में, तो ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है वहां पे। बाकी एसर का ही नाइट्रो वी सेल में चल रहा है 57,990 का ही, AMD का Ryzen 7 7735HS वाला ना। अगर आप उसका CPU कंपेयर करोगे ना 13420H से इससे, तो डेफिनेटली इसका CPU बेटर निकल के आता है वहां पे। उसके अंदर भी 3056 GB मिलता है, वॉटेज मेंशन नहीं करी, प्रोबेबली शायद 75 वॉट ही उसके अंदर। उसके अंदर DDR5 रैम है, इसके अंदर DDR4 रैम है, तो कहीं ना कहीं आपको वो वाला बेनिफिट गेमिंग में और प्रोडक्टिविटी में वो वाला लैपटॉप निकाल के देगा। बाकी दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। एंड मैंने नाइट्रो वी का भी इंटेल वाले का रिव्यू कर रखा है, वो वाली वीडियो भी देख लेना तो आपको आइडिया हो जाएगा दोनों में से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो। और उसके अलावा इनका एसर का ALG भी 57,990 का ही चल रहा है, उसके अंदर 12450H है प्रोसेसर, इसके अंदर बेटर मिलता है। 3056 GB सेम मिलता है हमारे को, उसके अंदर भी DDR4 है, इसके अंदर भी DDR4 है, मतलब दोनों का दोनों सेम है। मैं कहूंगा आप ये वाला लैपटॉप लेना, क्यों? क्योंकि इसके थर्मल्स बेटर है एसर ALG कंपैरिजन में। वैसे एसर ALG का रिव्यू भी है हमारे चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद आपकी बाइंग चॉइस और ज्यादा बेटर हो जाएगी कि आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। एंड बस यही था इस लैपटॉप का पूरा रिव्यू। मैंने टैग कर दिया इस लैपटॉप को, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, टैग प्रोडक्ट्स में जाके चेकआउट कर सकते हो और फ्लिपकार्ट से जाके बाय कर सकते हो। एंड इस सेल में अगर अंडर 60,000 लैपटॉप देख रहे हो विद 13 जनरेशन प्रोसेसर 3056 GB, तो ये डेफिनेटली आपके लिए अच्छी बाइंग चॉइस बन सकता है। 57,990 का तो चल रहा है सेल प्राइस, उसके बाद कार्ड ऑफर बैंक ऑफर अलग से, और भाई सेल के बाद महंगा हो जाएगा तो मुझे मत कहना। तो भैया सेल के पूरे फायदे उठाओ, हमने बहुत सारी रिकमेंडेशन वीडियो बना रखी है। अगर आपका किसी और प्राइस पॉइंट में लैपटॉप बाय करने का मन है तो आपके स्क्रीन पे बहुत सारे थंबनेल्स आ रहे होंगे, ये सारी वीडियोस आप जाके चेकआउट करो। एंड पसंद आए वीडियो लाइक मारो, पहली बार सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।